was it created? It does magnet. वाह, अच्छा तो इस हाँ ठीक भाले लगा सर बटे ऑनलाइन स्टूडेंट भी बोले थे कि ज़्यादा हमारे यार बड़ा सॉफ्ट है सब पूरा स्टार्ट कर रही हूँ। सो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, चार मेंशन्ड है एज ऑर्डिनरी बिजनेस। उसके सिवा मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या हुआ, अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब अगर है तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके सिवा कुछ भी और अगर हो उसको बोला जाता है स्पेशल बिजनेस। तो वो सब जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मतलब वो सब जो बिजनेस है जो रेजोल्यूशन का पार्ट है उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है कि ये डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से हम लोग एग्री करने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने का मौका दिया जा सकता है टू द मेंबर्स। तो यही बोला गया है, एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग। उस डॉक्यूमेंट के बारे में कोई डिसीजन आना है तो वो डॉक्यूमेंट को कैन बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करने दिया जा सकता है। वो डॉक्यूमेंट अगर कोई देखना चाहे तो इट इज़ अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड। नॉन डिस्क्लोजर इन स्टेटमेंट, नॉन डिस्क्लोजर मतलब और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एनी स्टेटमेंट। वो रिजोल्यूशन जो पास करना है उसमें डायरेक्टर्स कितने इंटरेस्टेड है या केएमपी कितने इंटरेस्टेड है, वो लोग को अपना इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, जैसे उस जो फर्म के साथ डील करने वाले हैं उसमें 10% होल्डिंग डायरेक्टर का है, तो डायरेक्टर को बेनिफिट मिलेगा अगर उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो सब अगर डिस्क्लोज नहीं करता है तो सच पर्सन्स आर लायबल टू कंपेंसेट द कंपनी फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय देयर। वो कंपनी को जो फायदा हो वो कंपेंसेशन उसको देना होगा। अभी हम लोग आते हैं कोडम में। कोडम मतलब क्या, एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम कितना मेंबर्स प्रेजेंट होना जरूरी है, मेंबर्स या मतलब मेंबर्स कितना प्रेजेंट होना होगा। तो for the validity of the transactions of the meeting, मतलब एक मीटिंग वैलिडली कंडक्ट हुआ है इसके लिए मिनिमम कितना लोग आना होगा। तो फॉर अ पब्लिक कंपनी 5 members personally present if the number of members is not more than 1000। अगर कंपनी का टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज अप टू 1000 ओनली तो कोडम मतलब मिनिमम अटेंडेंस फॉर अ मीटिंग इज 5 इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। समझ में आया? 5 लोग अगर आ गए तो माना जाए कि मिनिमम अटेंडेंस तो हो गया। अभी हम लोग नॉर्मल जो हम लोग की मीटिंग रेजोल्यूशन जो पास करना है वो हम लोग इन 5 मेंबर्स के बीच में ही पास कर सकते हैं, चाहे कंपनी का 700-800 क्यों ना मेंबर्स हो, आए तो 5 है ना, 5 आते तो इट इज इनफ। 15 members personally present if number of members is more than 1000 but up to 5000। 1000 से ज़्यादा है बट 5000 से कम है तो ये स्लैब के लिए 15 members personally present इज द कोडम। 30 members personally present if number of members exceed 5000। 5000 से ज़्यादा है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना प्रेजेंट होना होगा, 30। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये था पब्लिक कंपनी के लिए ये स्लैब्स। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 members personally present shall be the quorum। 7-8 मेंबर हो सकते प्राइवेट कंपनी में बट 2 लोग आ गए तो दैट इज सफिशिएंट अटेंडेंस, वी कैन प्रोसीड विद द मीटिंग। Articles of a company shall indicate the quorum more than this number or else the above slabs are applicable। मतलब आर्टिकल में इससे ज़्यादा मेंबर्स का quorum भी मेंशन किया हो सकता है। यहाँ पे जैसे 30 मेंबर्स बोल दिया तो आर्टिकल में बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग को 50 मेंबर्स quorum रखेंगे। 50 मेंबर्स विल बी
ये 30 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 50 विल बी द कोडम फॉर द कंपनी। और आर्टिकल्स में अगर कुछ बोला नहीं गया है तो दिस स्लैब्स विल बी द कोडम, ठीक है। इफ कोडम इज नॉट देयर विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, 4 बजे का मीटिंग रखा था, 4 बजे 4 PM का मीटिंग रखा था, तो 4 PM की मीटिंग से 4:30 हो गया, लेकिन 5 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 30 मेंबर्स या 2 मेंबर्स आए नहीं, तो क्या होगा? द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न, एडजर्न मतलब पोस्टपोन। द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सेम प्लेस। अगर जालनी क्लब में होना है तो जालनी क्लब में ही होगा, टाइम अगर 4 PM है तो 4 PM ही होगा, सेम डे वेडनेसडे है तो वेडनेसडे ही होगा, लेकिन जस्ट नेक्स्ट वीक हो जाएगा, बाकी सारे पार्टिकुलर सेम रहेंगे। और टू सच अदर डेट एंड टाइम एज द बोर्ड में डिटरमाइन, बोर्ड क्या कर सकता है, अगर कुछ नहीं बोला तो सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक हो जाएगा। और अगर बोर्ड बोलते कि नहीं हम लोग गिविंग नोटिस नॉट लेस देन 3 days टू द मेंबर्स, मिनिमम 3 दिन का नोटिस देके बोर्ड क्या कर सकता है, एट अ अदर प्लेस अदर टाइम अदर डे वाला मीटिंग भी अनाउंस कर सकता है। द मीटिंग इफ कॉल्ड बाई रिक्वेजिशनिस्ट स्टैंड कैंसल, मतलब अगर आधे घंटे के अंदर कोडम नहीं हुआ, मीटिंग कॉल्ड बाई रिक्वेजिशनिस्ट, रिक्वेजिशनिस्ट मतलब रिक्वेजिशन मतलब बहुत कुछ लोग हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सच नंबर ऑफ मेंबर्स है, वो मेंबर्स बोलते हैं कंपनी को कि हम लोग को एक जनरल मीटिंग करवाना है, तो दे फाइल ए रिक्वेजिशन कि हम लोग को एक मीटिंग करवाना है, तो मीटिंग करवाना है बोल के सारा अरेंजमेंट करके दिया और मीटिंग में आप लोग खुद ही नहीं आए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं हुआ, तो दैट मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट विल बी कैंसिल, वो पोस्टपोन नहीं होगा, दैट विल स्टैंड कैंसिल। और दूसरा नॉर्मल मीटिंग अगर है तो दैट विल बी एडजर्न। कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मेंबर्स, अगर वेडनेसडे को मीटिंग है तो उससे 3 दिन पहले, ट्यूसडे मंडे संडे, तो मिनिमम सैटरडे को उसको नोटिस देना होगा और 3 दिन का गैप बीच में रहा और उसके बाद वेडनेसडे को मीटिंग है, तो 3 days नोटिस अलग से देना होगा, इधर इंडिविजुअली भी दे सकता है और एडवर्टीजमेंट जनरली सबको सबके जनहित पे जा रही है, एक एडवर्टीजमेंट भी दे सकता है इन द न्यूज़पेपर। इंग्लिश में होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस लैंग्वेज का वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में होगा। इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, एडजर्न मीटिंग में भी कोडम नहीं हुआ विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, एडजर्न कर दिया था, एडजर्न मीटिंग में भी हाफ एन आवर तक कोडम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा, द पर्सन्स प्रेजेंट शैल बी द कोडम, जितना लोग आया उतने ही कोडम, जितना लोग आया उसके साथ ही मीटिंग करो, वो फिर और एडजर्न नहीं होगा। एडजर्न मतलब सिर्फ एक बार ही होता है, एक बार हुआ उसके बाद जितना आया उतना से काम चला, वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। अगर रिक्वेजिशनिस्ट के बुलाए गए मीटिंग में कोडम नहीं हो रहा है तो वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ मीटिंग, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन अमंग देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन, मतलब मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जैसे लोकसभा में राज्यसभा में स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर का क्या रोल होता है, आप बताइए, वो कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया तो आप बताइए, तो वो जो कंडक्ट करते हैं उसको बोला जाता है चेयरमैन। तो हर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एक चेयरमैन होना जरूरी है, तो जितने लोग पर्सनली प्रेजेंट हैं उतने लोगों में से कोई एक जन बना जाएगा चेयरमैन। ये चेयरमैन कौन बनेगा, कैसे डिसाइड होगा, शो ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ खड़ा करके, मतलब कोई प्रपोज करेगा कि ये पर्सन शैल बी द चेयरमैन, तो इस प्रपोजल के फेवर में कौन कौन यस बोल रहे हैं तो वो शो ऑफ हैंड्स करेगा, तो वैसे उसको चेयरमैन को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, अब पोल क्या हो गया, शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, एक पर्सन एक वोट, मतलब एक पर्सन एक ही हैंड है तो एक ही शो ऑफ हैंड होगा, तो 10 लोग हैं तो 6 लोग को फेवर में बोलना होगा तब जाके चेयरमैन अपॉइंट होगा। लेकिन पोल में क्या होता है, पोल इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय यू, तो आपके पास 5000 शेयर है, मेरे पास सिर्फ 100 शेयर है, आपका वेट ज़्यादा है, वेटेज गिवन टू योर वोट्स इज मोर, मेरा वोट कम होगा, तो द डिसीजन में चेंज ना, कितने प्रोपोर्शन के बेसिस में आपको येस बोल रहे हैं, कितना 100 प्रोपोर्शन अगर बोल रहे हैं नो, तो द डिसीजन माइट चेंज।
इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। तो अगर पोल डिमांड किया जाता है चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए, इट शैल बी टेकन फॉरथविथ मतलब इमीडिएटली। बाकी पोल के केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे 48 आवर्स का टाइम है। अभी डिमांड किया, अभी से 48 आवर्स के बीच में पोल करवाने से हो जाएगा। लेकिन इस चेयरमैन वाले केस में, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के केस में अभी के अभी पोल करवाना होगा। शैल बी टेकन फॉरथविथ मतलब इमीडिएटली। अभी आते हैं हम लोग प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब हम लोग तो सबको ही प्रॉक्सी देते हैं कॉलेजेस में। तो प्रॉक्सी क्या होता है, जो मेंबर है वो मेंबर को फिजिकली मीटिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है। मेंबर अपना एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो मीटिंग में जाके उसके बिहाफ में वोट करके मीटिंग अटेंड करके आएगा, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf। जो मेंबर के बिहाफ में जाके वोट करके मीटिंग अटेंड करके आ सकता है। A member of a company under Section 8, Section 8 कंपनी क्या था, समाज कल्याण वाला कंपनीज, जो मतलब फॉर फर्दरेंस ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कल्चर, ये सब के फर्दरेंस के लिए जो कंपनीज बने थे दोज आर अंडर Section 8 कंपनीज। तो सेक्शन 8 कंपनीज का अगर मीटिंग है, उसका प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट होगा, shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member। We are all suppose members of a section 8 company। हम लोग किसी आउटसाइडर को प्रॉक्सी बोल के अपॉइंट नहीं कर सकते। I can appoint only you or you or you as my proxy। तो जो प्रॉक्सी होगा उसको भी उसी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर होना जरूरी है। प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट जो अपॉइंट करोगे वो राइटिंग में होगा, साइन होगा, जो मेंबर है वो साइन करके देगा। अगर मेंबर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो सील मार के देगा। अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50। मतलब एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50। तो वो मैक्सिमम 50 लोगों का एट अ टाइम 50 मेंबर्स का वो प्रॉक्सी बन सकते हैं। एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। मतलब दो कंडीशन है, एक तो 50 से ज़्यादा लोगों का नहीं बन सकता, दूसरा 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल से ज़्यादा उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है किसी 2-3% का मिला के 10% से ज़्यादा हो जाए, तो उससे ज़्यादा वो और एक 50% का नहीं ले सकता, वो सिर्फ वो 2-3 लोगों का ही करके उसको आना होगा। अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अब कोई अगर ऐसा पर्सन हो सकता है ना कि जिसका खुद एक अकेला पर्सन है, दैट मेंबर होल्ड्स 15%, तो वो कैसे अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी, वो अपॉइंट कर सकते हैं 1%। वो एक किसी बंदे को अपॉइंट करेगा और वो फिर दूसरा किसी का भी प्रॉक्सी नहीं करेगा। A member holding more than 10% may appoint a single person as a proxy। वो सिर्फ एक जन को अपॉइंट करेगा and such person shall not act as proxy for any other shareholder। वो सिर्फ वो 15% वाला का ही प्रॉक्सी बन के रहेगा। जो नोटिस होगा मीटिंग का, मीटिंग के नोटिस में ही प्रोमिनेंटली लिखा हुआ रहेगा कि मेंबर जो अटेंड करेगा मीटिंग, अटेंड नहीं करके वो प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकता है टू अटेंड द मीटिंग। एंड प्रॉक्सी कैन बी अ मेंबर और अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर। प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। प्रॉक्सी अगर मेंबर नहीं भी है तो भी चलेगा। Instrument of proxy shall be deposited with the registered office of the company 48 hours before the conduct of the meeting। तो कितना टाइम पहले ये बताना होगा कंपनी को कि ये मेरा प्रॉक्सी है, 48 आवर्स पहले। तो 48 आवर्स पहले यू हैव टू इंटीमेट द कंपनी दैट दिस पर्सन इज माय प्रॉक्सी। कंपनी खुद से लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज नहीं देगा मेंबर को। कंपनी खुद से अपने एक्सपेंस पे मेंबर्स को ये नहीं बोलेगा कि दीज आर द पर्सन्स हु आर एलिजिबल टू एक्ट एज प्रॉक्सी। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रहा है तो who knowingly issues or the invitation as aforesaid willfully authorizes permits the issue, उसको फाइन है। कंपनी खुद से नहीं बोलेगा,
लेकिन मेंबर अगर रिक्वेस्ट करे कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको अपॉइंट करूँ, आपके पास अगर लिस्ट है तो आप मेरे को दो, तो कंपनी मतलब मेंबर अगर रिक्वेस्ट करे तो कंपनी कैन furnish the list of the persons who are eligible to become a proxy. Inspection of instrument of proxy. कोई मेंबर अगर देखना चाहे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी जो साइन करके दिया था दिस पर्सन अथॉरिटी लेटर जो है, दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी कोई अगर देखना चाहे तो दैट पर्सन कैन एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट अ मीटिंग shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the meeting and ending at the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged. मतलब क्या 24 hours before the meeting, आज मीटिंग है तो before that 24 hours के beginning से मीटिंग जब एंड हुआ ये पीरियड के बीच में प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट कोई मेंबर अगर चाहे तो जाके देख सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी को 3 days नोटिस देना होगा कि मैं जाके प्रॉक्सी देखना चाहता हूँ. रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन मीटिंग. अब जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड है तो ऑल इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी तो ठीक है, गवर्नमेंट इज द ओनर या ओनर ऑफ द शेयर्स. शेयर होल्डर का जो डिटेल्स रहेगा उसमें लिखा हुआ रहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स इतना शेयर्स, 66% शेयर्स इज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. या फिर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें लिखा रहेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ असम होल्ड्स 60% शेयर्स, वैसे लिखा रहेगा. तो अभी प्रेसिडेंट या गवर्नर तो नहीं आएगा मीटिंग में एजीएम अटेंड करने, कोई भी मीटिंग अटेंड करने, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है कि आप जाओ, आप जाके मीटिंग अटेंड कर जाओ. तो दैट पर्सन हैज गॉट ऑल द राइट्स एंड पावर्स. पर्सन्स हु अपॉइंटेड shall be entitled to exercise same rights and powers including the right to vote by proxy. उस रिप्रेजेंटेटिव को सारा राइट्स है, सारा पावर्स है एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूडिंग द राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी. मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं. सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस एट अ मीटिंग. अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मेंबर, किसी कंपनी का शेयर्स दूसरा कोई कंपनी होल्ड कर रहा है, तो तब क्या होगा, वो कंपनी तो नहीं आ सकता मीटिंग में, कंपनी फिर से अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा. रिप्रेजेंटेटिव हैज गॉट ऑल द राइट्स एंड पावर्स एज अ मेंबर एंड यू कैन ऑल्सो अपॉइंट द प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ. रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स. कंपनी कब कब ऐसा बोल सकती है कि किसी मेंबर को कि आप वोट नहीं करोगे. What are the restrictions on the voting right? Restrictions क्या है? On which any shares अगर उस पर्सन का, जिस पर्सन का calls unpaid है या फिर other sums presently payable by him have not been paid, उसका कोई पैसा पेंडिंग है या फिर कंपनी ने कॉल किया था वो कॉल का पैसा उस मेंबर ने नहीं दिया, ये एक केस है. और इन रिगार्ड टू विच द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड एनी राइट ऑफ लियन. मतलब कंपनी, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना कमर्शियल लॉज में लियन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है. तो लियन इज मतलब अटैच करके रखना. तो अगर कंपनी हैज अटैच्ड द शेयर्स, लियन एक्सरसाइज किया हुआ शेयर्स में, या फिर द मेंबर हैज नॉट पेड द सम ऑन कॉल्स, जितना उसको पेबल था उसने पे नहीं किया है, तब ओनली इन दीज केसेस कंपनी कैन एक्सरसाइज, मतलब कंपनी कैन से दैट वोटिंग राइट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. इसके सिवा और कोई भी ग्राउंड्स पे आप कंपनी मेंबर को मना नहीं कर सकता फ्रॉम वोटिंग. सर यही 2 केसेस है. क्या केस है? कॉल्स पे पैसा नहीं दिया, कोई दूसरा सम पेबल है, या फिर कंपनी हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन. इन दोनों को छोड़ के कोई भी दूसरा कोई कॉज में एनी अदर ग्राउंड पे कंपनी प्रोहिबिट नहीं कर सकता टू द मेंबर. मेथड ऑफ वोटिंग. वोट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में मैंने देखा था पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में कि ये 3 दे देगा और दूसरा कोई और उठपटांग कुछ दे देगा. तो विच इज नॉट अ मेथड ऑफ वोटिंग एज पर कंपनी सर बोल के एमसीक्यू आते हैं. तो व्हाट आर द ओनली 4 मेथड्स? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो सकता है, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स
मतलब ई वोटिंग, वोटिंग बाय पोल मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वोटिंग, और पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट ये 3 तो मीटिंग में होगा, शो ऑफ हैंड्स भी मीटिंग में होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रिमोट ई वोटिंग भी होता है, मतलब पहले से ही खोल दिया पोर्टल जहाँ पे ई वोटिंग करना है, तो लिंक दे दिया सबको ईमेल आईडी पे, तो उस पर क्लिक करके वो अपना फेवर में है कि अगेंस्ट में है वो अपना वोट कर सकते हैं। वो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर मीटिंग में आके भी कर सकते हैं ई वोटिंग वाला। वोटिंग बाय पोल, पोल तो मीटिंग में ही होगा, वो पोल भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो सकता है या फिर कोई जैसे बैलेट बॉक्स, पहले के ज़माने में जैसे बैलेट बॉक्स होता था, एक पीस ऑफ पेपर होता था, उसमें लिखा हुआ था, उसमें आपको टिक मार्क करना है या फिर उसको गोल करना है कि कौन सा किसको आप वोट कर रहे हो, वो एक सीक्रेट बैलेट बॉक्स में डाला जाता है। तो पोल इज दैट, और पोस्टल बैलेट, ये तीनों होगा मीटिंग में। और पोस्टल बैलेट होता है घर पे जाकर, आपको कंपनी घर पे चिट्ठी भेजते हैं या फिर ईमेल भेजते हैं, तो विदिन 30 डेज आप मेंबर जो है कंपनी को अपना रिप्लाई भेज देते हैं। चिट्ठी भेजो तो चिट्ठी का रिप्लाई करके भेज देगा, उसी फॉर्मेट में अटैच रहेगा, भेज दिया, या फिर ईमेल में भेजा तो उसका रिप्लाई दे देगा बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स एंड ऑन करके हो जाएगा। ये चार मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब जितने पर्सन हाथ उठाए कि हाँ आई वोट इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन करके, तो दैट रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। The resolution shall be decided by show of hands. This process is carried out only when there is no demand of poll or voting is carried out electronically. Show of hands से हो जाएगा, लेकिन कोई अगर बोला कि नहीं पोल से ही करना है लोगों को, तो तब तो पोल से करना होगा। डिमांड फॉर पोल, अब आते हैं हम लोग कि कौन कौन बोल सकते हैं कि हम लोग को पोल कराना है। कोई एक मेंबर बोल देने से नहीं होगा। बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड्स, पहले भी मतलब शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट आ गया, उसके बाद कोई बोल रहे कि नहीं हम तो शो ऑफ हैंड्स वाला नहीं मानेंगे, हम लोग को पोल करवा के चाहिए, तो तब भी पोल हो सकता है। या फिर बिफोर मतलब वो शो ऑफ हैंड्स नहीं हुआ, उससे पहले ही कोई अगर बोल रहे हम लोग को ये रेजोल्यूशन बाय पोल चाहिए, तो तब पोल से करवाना होगा। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन हिज ओन मोशन, मतलब चेयरमैन खुद से ही बोला कि इस रेजोल्यूशन का वोटिंग हम लोग पोल से करेंगे। या फिर डिमांड फॉर पोल, डिमांड इन दिस बिहाफ इज मेड बाय, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, बाय द मेंबर्स नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कौन करेंगे? मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच नॉट लेस देन 5 लाख पेड अप। तो या ये और है, आ गया ये और है, तो या तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है उतना मेंबर्स, या फिर 5 लाख हैज बीन पेड अप उतना नंबर ऑफ मेंबर्स। ये लोग इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर ये लोग बोले तो पोल हो सकता है। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी बाय मेंबर्स वेयर 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाले लोग अगर बोले कि हम लोग को पोल चाहिए, तो चेयरमैन विल कंडक्ट द रेजोल्यूशन थ्रू पोल। डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। पोल का डिमांड विड्रॉ भी किया जा सकती है, ठीक है हम लोग को नहीं चाहिए, शो ऑफ हैंड्स वाला जो रिजल्ट है उसी को ही हम लोग मान लेंगे। लेकिन 2 केसेस में पोल इमीडिएटली करवाना होगा। कौन सा 2 केसेस? एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, आज मीटिंग नहीं करके हम लोग we will adjourn the meeting to next week या after 2 weeks अगर करना चाहे adjournment of the meeting के लिए, और appointment of the chairman, ये 2 will be taken immediately। ये 2 cases में poll has to be taken immediately। A poll demanded on any other question shall be taken not later than 48 hours from when the demand was made। जिस दिन मीटिंग का सपोज 4 बजे अगर बोला कि हम लोग को पोल चाहिए, तो उससे 48 आवर्स के अंदर पोल करवाना होगा बाकी केसेस में। एंड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के लिए इमीडिएटली करना होगा। प्रोसीड्यूर ऑफ पोल, अगर where poll is to be taken, chairman shall appoint scrutinizer। स्क्रूटिनाइजर कौन होते हैं कि ये पोल का प्रोसेस पूरा सही से हो, वो देखने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया
जाता है चेयरमैन, वो पर्सन इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइजर। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल इंश्योर दैट स्क्रूटिनाइजर्स, ये पूरा प्रोसेस है। The scrutinizers are provided with the register of members, president signature of the members, attendance register, register of proxies। मतलब सारा डिटेल्स चेयरमैन किसको देगा? स्क्रूटिनाइजर को देगा। सो दैट ही इज, मतलब उसको पता तो चलना चाहिए ना कितने लोग वोट करेंगे, क्या उनका सिग्नेचर है, अटेंडेंस रजिस्टर क्या है, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज क्या है, किसने कितना लोग पर्सनली प्रेजेंट है, कितना लोग प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, ये सारा डिटेल्स पता करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसको देना होगा। पोलिंग पेपर्स होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे मेंबर्स में। मतलब इमेजिन अ बैलेट बॉक्स एंड अ सीक्रेट पेपर विच इज इंसर्टेड इन द बैलेट बॉक्स। उसको इमेजिन करो तो पोलिंग पेपर, द पेपर जिसपे सिग्नेचर करके या अपना मार्क करके देगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज। अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो जॉइंट शेयर होल्डर्स में कैसे होगा? फर्स्ट नेम होल्डर को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप वोट करो। अगर फर्स्ट नेम होल्डर नहीं है तो फिर सब्सिक्वेंटली जो लोग हैं जिसका नाम मेंशन है, सब्सिक्वेंटली मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको दिया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर शैल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पोलिंग पेपर्स रिसीव्ड बाय इनिशियलाइजिंग इट। इनिशियलाइजिंग मतलब छोटा सा एक सिग्नेचर कर देना, तो वो अपना साइन करके उसको पोलिंग पेपर्स को रख देगा। जो बॉक्स होगा उसको लॉक एंड सील में रखेगा, लॉक करके सील करके रखेगा वो, और उसको जब खोलना होगा तब इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज, मेंबर्स और प्रॉक्सीज के प्रेजेंस में उसको खोलेगा। शैल ओपन द पोलिंग बॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ 2 persons एज विटनेस आफ्टर द वोटिंग इज ओवर। 2 विटनेस रखना होगा। तो अगर कोई एम्बिग्विटी मतलब डाउट, कोई अगर डाउट है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ अ प्रॉक्सी, तो वो स्क्रूटिनाइजर चेयरमैन के साथ डिस्कस करके डिसाइड करेगा कि कौन प्रॉक्सी है, वोट कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर कोई मेंबर हु हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी, अगर दैट मेंबर हैज वोटेड, मेंबर हिमसेल्फ हैज वोटेड, देन हिज प्रॉक्सी शैल नॉट बी अलाउड टू वोट। मतलब एक ही पर्सन का 2 वोट नहीं होगा, या तो मेंबर वोट करेगा या तो प्रॉक्सी वोट करेगा। स्क्रूटिनाइजर शैल काउंट द वोट्स कास्ट ऑन अ पोल एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? चेयरमैन को दे देगा। चेयरमैन फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा ऑफ द वोटिंग। सारा पूरा रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा, चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन इन फॉर्म नंबर MGT 13। फॉर्म नंबर जो है वो MGT 13 है। Report shall be submitted to the chairman within 7 days from the date of the poll। 7 days के अंदर स्क्रूटिनाइजर अपना रिपोर्ट चेयरमैन को देगा। अभी आते हैं वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जो बैलेंस होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगा, वोट्स जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फेवर में या अगेंस्ट में दिए जाएंगे बाय क्लिकिंग। The voting gets registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security। ठीक है, तो मतलब पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली होगा। नॉर्मली NSDL, CDSL, CSDL ये सब का नाम सुने हो आप लोग, तो ये लोग का एक सिस्टम होता है ई-वोटिंग का, तो उनके पोर्टल पे जाके ही नॉर्मली ई-वोटिंग करते हैं। तो आपको ये यहाँ पे जितना भी इंस्ट्रक्शन है, आप एक काम करना आज जाके ऑल इंडिया लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट खोलना। इन्वेस्टर्स टैब होगा, इन्वेस्टर्स टैब में एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट बोल के दिखा देगा, वहाँ पे जाके एनुअल रिपोर्ट खोलना। वहाँ पे आपको पूरा नोटिस ऑफ AGM वहाँ पे अटैच मिलेगा। नोटिस ऑफ AGM में लिखा हुआ रहता है कैसे कैसे वोटिंग होगा, लॉगिन ID क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, कैसे पासवर्ड जनरेट करना है, कब वोटिंग है, कितना कब कमेंट्स हो रहे हैं, कब एंड हो रहे हैं, कितना पीरियड है। तो ये सारा डिटेल्स एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस में ही मेंशन रहता है। इस URL पे, इस लिंक पे क्लिक करने से आप फेवर या अगेंस्ट पे जाकर वोट दे सकते हो। तो ये सब सारा कुछ मेंशन रहता है। तो अगर आपको रियल देखना है कि फॉर रियल कैसा होता है AGM का नोटिस, तो आप ऑल इंडिया लिमिटेड का पोर्टल में जाके देखना। ठीक है, कंपनी नोटिस में क्या लिखा रहेगा? दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ये रिजोल्यूशन
facility for voting either through electronic voting or ballot paper, polling paper shall also be made available at the meeting, and members attending the meeting who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise the right at the meeting. अगर आपको वोटिंग रिमोट ई वोटिंग से करना है, मतलब आपको घर पे बैठ के करना है, तो घर पे बैठ के भी कर सकते हो, या फिर आप मीटिंग में आके उसी लिंक पे क्लिक करके मीटिंग में भी आप उसको वोट कर सकते हो। तो लेकिन जो मीटिंग के पहले जो अपना वोटिंग एक्सरसाइज कर दिया, वो वापस मीटिंग में आके नहीं कर सकते। यू हैव गॉट द राइट टू वोट ओनली वंस, या तो मीटिंग में करो या फिर मीटिंग के पहले घर पे बैठ के कर लो। अगर घर पे बैठ के कर लिया तो मीटिंग में आ सकते हो बट वोट नहीं कर सकते। The notice shall indicate the process and manner by voting by electronic means. कैसे वोट कर सकते हैं उसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। Indicate the time schedule, time period during which the votes may be cast during remote e-voting. कौन सा टाइम से लेके कौन सा टाइम, डेट, टाइम सब मेंशन रहेगा। Details about login ID, process and manner of generating the password and for casting vote in a secure manner. तो लॉगिन क्या रहेगा, पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, पूरा डिटेल प्रोसेस मेंशन किया हुआ रहता है नोटिस में। प्लस एक एडवर्टीजमेंट देना होगा फॉर द मीटिंग बट एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये मिनिमम 21 days बिफोर द जनरल मीटिंग देना होगा। वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में दोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर में दोगे, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर कंट्री वाइड सर्कुलेशन, एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर जिस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें वाइड सर्कुलेशन। एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखोगे कि दिस बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड बाय ई वोटिंग, डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ई वोटिंग, कब कमेंस होगा, कब एंड होगा, कट ऑफ डेट क्या है, मैनर इन विच पर्सन, मतलब कोई अगर ऐसा शेयर होल्डर है जो नोटिस इशू हो जाने के बाद शेयर्स खरीदा है लेकिन जनरल मीटिंग से पहले, तो उसको भी तो राइट मिलेगा ना जनरल मीटिंग में वोट करने का। तो वो उसको तो नोटिस तो नहीं मिला, नोटिस तो उसके पहले मेंबर बनने के पहले ही इशू हो गया था, तो वो कैसे अपना लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड जनरेट करेगा, तो उसका भी प्रोसेस दिया रहेगा। वेबसाइट क्या है, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, कोई एक ऑफिसर को अपॉइंट करोगे जिसका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, सिमिलरली फ़ोन नंबर सब दे के रखोगे कि अगर कुछ ग्रीवेंस है, मतलब किसी का लॉगिन आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, किसी का पासवर्ड से खुल नहीं रहा है, कोई अगर ग्रीवेंसेस है तो वो इस ऑफिसर को अपॉइंट, मतलब वो इस ऑफिसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज एरर्स। ई-वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। मिनिमम 3 दिन के लिए तो ई-वोटिंग खुला रहना ही होगा, ठीक है। एंड शैल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। कल जनरल मीटिंग है तो आज 5 बजे वोटिंग बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है मतलब आफ्टर दैट फैसिलिटी विल बी ब्लॉक, बट अगर कंपनी चाहता है कि ये कंटिन्यू हो, क्योंकि जनरल मीटिंग में भी वोटिंग करवाना है, तो तब दैट ई-वोटिंग फैसिलिटी विल कंटिन्यू। Facility shall be in operation till all the resolutions are considered and voted upon in the meeting. तो मीटिंग एंड होने तक दैट ई-वोटिंग फैसिलिटी विल रिमेन ओपन। यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट 1 or more स्क्रूटिनाइजर्स। स्क्रूटिनाइजर इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग करने के टाइम भी अपॉइंट होगा। तो इसमें स्क्रूटिनाइजर कौन होगा, CA इन प्रैक्टिस, CA कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, CS इन प्रैक्टिस, और एडवोकेट और एनी अदर पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी नहीं है, मतलब कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं चलेगा। एनी अदर पर्सन हु इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट कैन स्क्रूटिनाइज द ई-वोटिंग प्रोसेस इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। कंपनी के एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी CA, CS, CMA, एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हो फॉर द scrutinizing the process of electronic voting का मीन्स को मतलब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से हो, ये इंश्योर करने के लिए। Scrutinizer shall immediately after the conclusion of the voting first count the votes cast at the meeting। सबसे पहले स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, मीटिंग में जो वोट्स पास मतलब कास्ट हुए हैं, मीटिंग में जितने लोगों ने वोट्स कास्ट किए हैं उसको काउंट करेगा। उसके बाद
मतलब घर पे बैठे हुए जितने लोगों ने वोट किया था उसको काउंट करेगा। In the presence of at least 2 witnesses, not in the employment of the company. Witness भी कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होंगे and make not later than 3 days after the conclusion of the meeting a consolidated report of the total votes cast to the chairman. chairman को कितना दिन का टाइम के अंदर रिपोर्ट देना है? 3 दिन के अंदर। स्क्रूटिनाइजर 3 दिन के अंदर chairman को अपना रिपोर्ट देगा। A resolution proposed to be considered through e-voting shall not be withdrawn. अगर ये resolution बोल रहे हैं कि e-voting से कराएंगे तो इसको वापस से withdraw नहीं होगा। अभी आते हैं हम लोग postal ballot. Postal ballot means voting by post or through electronic mode. By post भी हो सकता है, घर पे चिट्ठी भी भेज सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है। ईमेल भेज दिया, वैसे फिर ईमेल का रिप्लाई में ईमेल में लिंक दिया रहेगा, उसमें येस या नो कर दो, तो घर पे बैठ के यू कैन डिसाइड वेदर टू वोट फॉर द फेवर और अगेंस्ट। पोस्टल बैलेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को रखा गया, इसलिए क्योंकि मीटिंग में बहुत से लोग नहीं आते। ऑल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हो सकते पूरे इंडिया में हो, मीटिंग के लिए बहुत कम ही लोग आएंगे, लेकिन उन सेम पर्सन्स को अगर ये अपॉर्चुनिटी दिया जा सके कि आप घर पे बैठ के आप मीटिंग का डिसीजन अटेंड कर सकते हो, तो वो लोग इट इज़ प्रोबेबल कि दोज पीपल विल विजिट दैट लिंक एंड वोट इन फेवर और अगेंस्ट। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि इट इंक्लूड्स वोटिंग बाय पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक मोड इंस्टेड ऑफ वोटिंग पर्सनली इन अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जाके डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। Following items shall be transacted only by means of postal ballot. ये जो decisions है, ये decision सिर्फ और सिर्फ postal ballot से ही लेना होगा। Alteration of objects clause of memorandum. आप अपना main objects जो आप deal करते हो, the powers of the company, उसी को ही आप change कर रहे हो. That is a very important decision. That has to be by postal ballot. Similarly, alteration of articles, insertion or removal of टर्म्स रिलेटिंग टू प्राइवेट कंपनी, आप प्राइवेट से पब्लिक बन रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो। चेंज इन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच अ कंपनी हैज रेज्ड मनी बट इट स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, प्रोस्पेक्टस अमाउंट रेज किया बट उसमें अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, जिस पर्पस के लिए आपने रेज किया उसी पर्पस को आप चेंज कर रहे हो। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर्स इशू कर रहे हो। वेरिएशन इन राइट्स अटैच टू क्लास ऑफ शेयर्स, बायबैक, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपना कोई हो अंडरटेकिंग, मतलब अ पार्ट ऑफ द कंपनी यू आर सेलिंग, गिविंग लोन्स और एक्सटेंडिंग गारंटी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड। तो ये सारे काम अगर आप करना चाहते हो, इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो दैट हैज टू बी बाय पोस्टल बैलेट। 1% कंपनी एंड अदर कंपनीज हैविंग अप टू 200 मेंबर्स, ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही लिमिट है, तो 1% कंपनी या कंपनीज हैविंग अप टू 200 मेंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। उन लोगों को पोस्टल बैलेट करवाने का जरूरत नहीं है, मतलब ये सब डिसीजंस भी वो नॉर्मल जनरल मीटिंग बुला के करवा सकते हैं। सेक्शन 110 प्रोवाइड्स दैट आइटम्स ऑफ बिजनेस तो हो गया, other than ordinary business and any business in respect of which directors auditors have a right to be heard. Other than ordinary business के 4 आइटम्स को छोड़ के and any other business जिसमें directors और auditors have a right to be heard, मतलब उनको बोलने का अधिकार है, मतलब they have something to say in those meetings। तो वैसा मीटिंग्स को या वैसा resolutions को छोड़ के बाकी दूसरे नॉर्मल जितने भी रेजोल्यूशन थे उसको भी कंपनी पोस्टल बैलेट से करवा सकता है, ठीक है। तो कौन से एक्सक्लूड हो जाएंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सक्लूड हो जाएगा, बिजनेस इन विच द पर्सन्स डायरेक्टर्स और द ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ये 2 केसेस को एक्सक्लूड करके जो भी है उसमें पोस्टल बैलेट से हो सकता है इंस्टेड ऑफ जनरल मीटिंग। पोस्टल बैलेट का प्रोसीड्यूर क्या होगा? प्रोसीड्यूर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट इज एज फॉलोज। नोटिस, कंपनी नोटिस भेजेगा सारे शेयर होल्डर्स को, उसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रहेगा,
उसमें रीजंस भी रहेगा एंड उसमें एसेंट या डिसेंट, एसेंट मतलब अप्रूवल, डिसेंट मतलब हाँ, तो डिसेंट मतलब वोट्स इन अगेंस्ट। तो इसको इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट, मतलब ये अगर कोई चिट्ठी, फिजिकल चिट्ठी अगर भेज रहे तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ नोटिस वो चिट्ठी वापस कंपनी को देना होगा। इट इज़ लाइक वो एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोल के एक आता है जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो सेम भेज दिया, वही सेम चिट्ठी उसको वापस देना। The notice shall be sent either by registered post, speed post, electronic means like email ID, courier, ताकि शेयर होल्डर अपना डिसीजन 30 days के अंदर वापस ले सकता है। इसके लिए भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना होगा वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिखोगे? बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट, जिसमें ई वोटिंग भी हो सकता है। पोस्टल बैलेट मतलब ईमेल भेज दिया आपको एंड उसमें बोल रहे कि उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन वोट इन फेवर और अगेंस्ट। द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, मतलब ये सब कहाँ हो गया? एडवर्टीजमेंट में। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग, डेट ऑफ एंडिंग ऑफ वोटिंग, कब कमेंस करोगे, कब एंड करोगे, ये सारा डिटेल्स देना होगा। स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट रिसीव फ्रॉम अ मेंबर बियॉन्ड द सेम डेट विल नॉट बी वैलिड, वो 30 days के अंदर भी देना होगा। 30 days के बाद जाके अगर कोई दे रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट मेंबर्स हु हैव नॉट रिसीव पोस्टल बैलेट में अप्लाई टू द कंपनी टू ऑब्टेन अ डुप्लीकेट फॉर्म, अगर किसी को नहीं मिला तो वापस से अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे को और एक डुप्लीकेट दे दो। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा। नोटिस ऑफ द पोस्टल बैलेट शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, वेबसाइट में भी डालोगे। द बोर्ड शैल अपॉइंट वन स्क्रूटिनाइजर, स्क्रूटिनाइजर का अपॉइंट करना होगा। पोस्टल बैलेट रिसीव बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स शैल बी केप्ट इन सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। जो भी चिट्ठी भेजा था कंपनी में उसमें फेवर या अगेंस्ट लिख के जो शेयर होल्डर्स ने वापस दिया है वो दैट पेपर विल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। नो पोस्टल बैलेट शैल बी डिफेस, डिस्ट्रॉय, डिक्लेयर आइडेंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, उसमें किसी तरह का मार्किंग नहीं करोगे ताकि वो खराब हो जाए। Scrutinizer shall submit his report after the last date of receipt of postal ballots but not later than 7 days. So within 7 days, scrutinizer will give the report. एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, मैनुअली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। Postal ballot and all other papers shall be under the safe custody of the scrutinizer till chairman considers, approves, signs the minute. जब तक मिनट साइन नहीं हो जाते हैं उस मीटिंग का, उस रेजोल्यूशन का, तब तक ये किसके कस्टडी में रहेगा? स्क्रूटिनाइजर के कस्टडी में रहेगा। Scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers to the register. वो अपने साथ घर लेके नहीं चला जाएगा, जब काम खत्म हो जाए वो उसने अपना रिपोर्ट बना दिया तब सारा चीज़ रिटर्न कर देगा कंपनी को। Company shall preserve the records safely. The assent or dissent received after 30 days shall be considered as if member has not, मतलब उससे रिप्लाई नहीं मिला, उसका रिप्लाई को कंसिडर नहीं करेंगे। The result shall be declared by placing it along with the scrutinizer's report on the website of the company. Result तो वेबसाइट में डिक्लेयर करोगे, scrutinizer's report भी वेबसाइट में डिक्लेयर करना होगा। अब आते हैं हम लोग रेजोल्यूशंस में। रेजोल्यूशन अब तक तो पता ही होगा, रेजोल्यूशन दो टाइप के होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन अगर उसका फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, मतलब वो सारा रेजोल्यूशन जिसमें वोट्स इन फेवर इज मोर देन द वोट्स अगेंस्ट, तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहाँ पे देखो, सो एंटाइटल्ड एंड वोटिंग हो सकते मेंबर्स 1000 हो बट प्रेजेंट है सिर्फ 5, तो जो 5 का डिसीजन होगा वो 5 के अंदर 3 इन फेवर 2 अगेंस्ट, तो रेजोल्यूशन मान लिया जाएगा पास। तो जितने भी पर्सन आए हैं उसका कंसिडर करेंगे हम लोग, जो नहीं आए उसको नहीं कंसिडर करेंगे। द पर्सन हु आर वोटिंग, उस वोटिंग में से वोट्स इन फेवर वोट्स अगेंस्ट काउंट करेंगे। सिमिलरली स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का जो नोटिस होगा उस नोटिस में ही लिखा जाएगा कि दिस इज प्रपोज टू बी पास एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन
are required to be not less than 3 times the number of the votes cast against the resolution. Votes in favor have to be 3 times the votes against. Votes against अगर 3 है तो votes in favor 9 होना होगा, तभी माना जाएगा कि this resolution has been passed as a special resolution. This resolutions requiring special notice. Special notice क्या होता है कि members special notice देता है कंपनी को कि हमें ये resolution पास करवाना है, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स अगर नोटिस दे तब माना जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन है. नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स. कौन देगा? मेंबर देगा. किसको देगा? कंपनी को देगा. तो मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच ₹5 लाख हैज बीन पेड अप. तो ये सारे मेंबर्स अगर दे तब माना जाएगा कि इट इज अ स्पेशल नोटिस. कितना लिमिट कितना? 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख पेड अप. ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन और है, तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर ले तो माना जाएगा कि द मेंबर्स हैव गिवन अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी. जहाँ जब भी कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है कि इसके लिए स्पेशल नोटिस देना होगा, तो दिस मच नंबर ऑफ पर्सन्स हैव टू गिव अ नोटिस, तब माना जाएगा कि स्पेशल नोटिस है. Resolutions passed at adjourned meeting. Adjourned meeting मतलब जैसे मेंबर्स सपोज इसमें कोरम नहीं आया तो adjourned हो गया नेक्स्ट वीक. तो कब माना जाएगा? वो जो रेजोल्यूशन था उसका पास होने का डेट कौन सा लिया जाएगा? नेक्स्ट वाला डेट लिया जाएगा कि ये जो ओरिजिनल डेट है वो लिया जाएगा? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि the date of the resolution shall be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed. मतलब असली में जिस डेट में वो पास हुआ उस डेट में वो बोला जाएगा कि it is the date of passing of the resolution. Shall not be deemed to have been passed on any earlier date. मतलब जिस दिन पास हुआ एक्चुअली वो डेट माना जाएगा, नॉट द अर्लियर डेट. ठीक है. रेजोल्यूशन नोटिस दे दिया, सबको बुला भी लिया, वोटिंग भी करवा लिया, रेजोल्यूशन पास भी करवा लिया, लेकिन इतने सारे प्रोसेस में आरओसी को इंटीमेट नहीं किया. तो ये सेक्शन बोल रहे हैं कि आरओसी को इंटीमेट करना होगा. तो आरओसी को क्या क्या इंटीमेट करोगे? एवरी कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट. इसमें सारे रेजोल्यूशन देने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे देखो स्पेशल रेजोल्यूशन, ओनली जो स्पेशल रेजोल्यूशन होंगे उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. तो ये सारी चीज़ MGT 14 जो फॉर्म है उसमें 30 डेज के अंदर सबमिट करना होगा टू द आरओसी. अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है जिससे आर्टिकल्स कुछ ऑल्टर हो रहे हैं, तो जो आर्टिकल्स है नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, किसी को अगर आर्टिकल्स दे रहे हो तो आर्टिकल्स तो देना होगा, उसके साथ जो रेजोल्यूशन पास किया है अमेंडिंग द आर्टिकल्स, वो अमेंडमेंट भी उसको देना होगा. ये जो प्रोविजन है जो आरओसी के पास फाइल करना होगा, क्या क्या फाइल करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन जितना है वो सारा आरओसी को देना होगा. रेजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी के जितने मेंबर्स है सारे के सारे मेंबर्स ने कोई रेजोल्यूशन पे अगर एग्री किया है तब तो वो कोई मतलब बड़ा ही डिसीजन होगा जिसमें सारे मेंबर्स आके एकदम वोट किया है, तो वो रेजोल्यूशन भी बोर्ड ऑफ आरओसी को देना होगा. Any resolution of the board of directors or agreement relating to appointment, reappointment, renewal of appointment, variation of the terms of appointment of a managing director. Managing director से related कोई भी appointment, reappointment, renewal कुछ भी हो रहा है तो वो आरओसी को देना होगा. Resolution on agreements which have been agreed to by any class of members. कोई अगर class of members है उसका कोई resolution है तो वो अगर पास किया है तो वो भी आरओसी को देना होगा. Resolutions requiring a company to be wound up voluntarily, जो winding up of the company, कंपनी खुद से ही resolution पास करे कि now we are closing down the operations, तो इसको बोला जाता है winding up. तो ये IBC सेक्शन 59 ऑफ द IBC के तहत अगर आप लोग कंपनी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं अपने कंपनी का, तो वो अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो उसको भी आरओसी को देना होगा.
179(3). 179(3 इज रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सा पावर्स है उसका, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, तो दैट इज गिवन इन 179(3). तो उससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशंस है उसको भी आरओसी को देना होगा। आरओसी को बता दिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज मिनट्स। मिनट बुक क्या होता है कि अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में क्या हुआ, किसने चेयरमैन अपॉइंट किया, कितने लोग आए, ये सारा डिटेल्स मिनट बुक में लिखना होगा। मिनट बुक अलग अलग मेंटेन किया जाएगा फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग। जनरल मीटिंग का अलग, बोर्ड क्रेडिटर्स का मीटिंग का अलग, बोर्ड मीटिंग का अलग, मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज ऑफ द बोर्ड, ऑडिट कमिटी होता है, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी होता है, तो ये सब कमिटीज का अलग अलग कमिटीज का अलग अलग मिनट्स बुक मेंटेन करना होगा। प्रोसीड्यूर द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of entry within 30 days from the conclusion of the meeting। तो कितने टाइम के अंदर मेंटेन करना होगा, 30 डेज के अंदर एंट्री करना होगा। इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, तो पोस्टल बैलेट के केस में क्या क्या इंक्लूड करना है, इसमें भी देखो विदिन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, टाइम लिमिट सेम है, लेकिन क्या इंक्लूड करना है, ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करोगे, रेजोल्यूशन क्या पास किया थ्रू पोस्टल बैलेट, रिजल्ट क्या हुआ वोटिंग का, समरी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट क्या था, शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। इसके लिए भी टाइम लिमिट इज 30 डेज। ईच पेज ऑफ द मिनट्स बुक शैल बी इनिशियल और साइन, इनिशियल मतलब छोटा सा सिग्नेचर, साइन मतलब फुल सिग्नेचर, तो ईच पेज शैल बी साइन और इनिशियल एंड लास्ट पेज शैल बी साइन बाय, डेटेड एंड साइन बाय, अगर बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। लास्ट पेज कौन साइन करेगा, चेयरमैन, इस मीटिंग का चेयरमैन या फिर नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन आके पिछले मीटिंग का मिनट साइन कर सकता है। जनरल मीटिंग बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 मतलब जो जनरल मीटिंग का जो चेयरमैन था वही साइन करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, वो अगर चेयरमैन नहीं कर पाया तो कौन करेगा, डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, उसकी प्लेस में डायरेक्टर साइन करेगा तो ही चल जाएगा। पोस्टल बैलेट बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन 30 डेज, 30 डेज अगेन टाइम लिमिट इज 30 डेज, और अगर चेयरमैन नहीं कर पाया तो डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। मिनट्स बुक के जो पेजेस होंगे दैट शैल बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड, 1 2 3 4 करके नंबरिंग पेज नंबर देना होगा। मिनट्स शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उसमें फेयर एंड करेक्ट मतलब बायस किसी के पेपर में वो नहीं चलेगा। ऑल अपॉइंटमेंट्स शैल बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स बुक, किसका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, एमडी का अपॉइंटमेंट हुआ, ये सारा चीज़ मिनट्स में देना होगा। In case of the meeting of the board or committee of the board, minutes shall also contain names of directors present at the meeting. कौन कौन present था वो देना होगा। In case of each resolution passed at the meeting, the names of the directors dissenting from the resolution. कोई अगर board resolution था तो कोई अगर board resolution था या committee का कोई resolution था तो उसमें अगर किसी director ने vote किया against में, अगर बोला कि I do not concur with your decision, तो वो चीज़ भी minutes में लिखना होगा। There shall not be included in the minutes any matter, क्या क्या चीज़ include नहीं करेंगे in the minutes, क्या नहीं include करेंगे, is or could reasonably be regarded as defamatory of any person, किसी को defame करने के लिए कुछ नहीं लिखोगे minutes में। फिर is irrelevant और immaterial, वो कोई मायने नहीं रखता, why are you including that, तो वो include नहीं करोगे। Detrimental to the interest of the company, detrimental मतलब कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, तो ये सारे मैटर्स इंक्लूड नहीं करोगे। एंड क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं इंक्लूड करना है, दिस इज द एब्सोल्यूट मतलब अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन डिसाइड करेगा। चेयरमैन बोलेगा ये इंक्लूड करो तो करना होगा, ये हटाओ तो हटाओ। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करना होगा। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो वो जैसे हम लोग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे लोग के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक
मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का या मिनट्स मेंटेन करने का क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, तो वो सारा फुलफिल करना होगा, वो भी कंप्लाई करना होगा। मिनट्स बुक कहाँ रहेगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। The same shall be preserved permanently and kept in the custody of CS. Minutes book of the board and committee meeting shall be preserved permanently. Minutes book मतलब permanently रखना है, वो कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कब तक, उसको हमेशा हमेशा के लिए रखना है। And kept in the custody of CS or director authorized by the board. और ये कहाँ रहेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा। Inspection of the minutes book of the general meeting. Minutes book कहाँ रखोगे? At the registered office of the company. ये ओपन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स रहेगा, कोई मेंबर विदाउट चार्ज पे कोई भी चार्ज पे किए बिना वो इंस्पेक्ट कर सकता है। मिनिमम 2 आवर्स ऑफ ईच बिजनेस डे उसको देना होगा देखने के लिए। अगर कोई कॉपी मांगते हैं, कॉपी ऑफ द मिनट्स बुक अगर वो मांगते हैं तो उसको 7 वर्किंग डेज के अंदर उसको देना होगा। अभी हम लोग आते हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? A company other than an OPC each year shall hold general meeting as its annual general meeting. एक जनरल मीटिंग तो उसको बुलाना ही होगा एक साल में। तो the time gap between one general meeting and the next annual general meeting shall not be more than 15 months. इस साल का and next year का AGM में 15 months से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है। AGM shall be conducted within 6 months from the close of the financial year. फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो उससे 6 मंथ्स मतलब 30 सितंबर। तो या तो 30 सितंबर एक लिमिट हो गया, और आपका दूसरा क्या लिमिट हो गया कि इस साल लास्ट ईयर से 15 मंथ्स, लास्ट ईयर के AGM से 15 मंथ्स और 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर से 15 मंथ्स और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। ये हो गया आपका AGM का मीटिंग, AGM कंडक्ट करने का आपका टाइम लिमिट। If the AGM could not be conducted within the time stipulated, तो ROC के पास अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग AGM का एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ROC में extend the time by a period not exceeding 3 months, but not in the case of first AGM. कंपनी का पहला AGM उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसको जितना टाइम लिमिट है उसके अंदर टाइम लिमिट के अंदर ही करना होगा। लेकिन अदर AGMs के केस में क्या हो सकता है कि जो कंपनी है, कंपनी अगर अप्लाई करे कि वी वांट एक्सटेंशन ऑफ कंडक्टिंग द AGM, तो ROC अब 1 मंथ का भी कर सकता है, बट मैक्सिमम इट इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं दे सकता। फर्स्ट AGM, द फर्स्ट AGM इज टू बी कंडक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। कंपनी को फर्स्ट AGM के लिए टाइम लिमिट कितना दिया गया है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के अंदर AGM कंडक्ट करना होगा। No extension shall be given by ROC if the first AGM is not held by the specified period. तो फर्स्ट AGM के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कंडक्ट ऑफ AGM, AGM कब कंडक्ट होगा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कंडक्ट होगा, 9 AM to 6 PM के बीच में, और नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकता। नेशनल हॉलीडे तो 3 ही है, तो ये 3 नेशनल हॉलीडे पे AGM कंडक्ट नहीं हो सकता। AGM कहाँ होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, और विद इन दिस और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। मतलब ऑल इंडिया लिमिटेड अपना जनरल ऑफिस बिल्डिंग में भी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट क्लब में भी कर सकते हैं, विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज। बट द AGM of an unlisted company may be held at a place in India, at any place in India. Unlisted company at any place in India कर सकता है। गोवा में चाहे गोवा में कर सकते हैं, शिमला में चाहे शिमला में कर सकते हैं। इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। ऑल मेंबर्स कंसेंट देना होगा कि हम लोग वी एग्री टू द कंडक्टिंग ऑफ AGM इन गोवा, तब जाके गोवा में हो सकते हैं। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM। If any default is made by the company in holding the AGM, company AGM नहीं बुला रही, company AGM
एप्लीकेशन बाय एनी मेंबर, किसको अप्लाई करेगा? ट्रिब्यूनल को। कंपनी एजीएम नहीं बुला रहा है तो कोई भी मेंबर जाके ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं कि दिस कंपनी इज नॉट होल्डिंग द एजीएम। तो तब ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा कि कंपनी को कि आप अभी के अभी एजीएम करवाओ, एंड ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे such directions may include direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। इसमें एक भी मेंबर प्रेजेंट है तो भी मान लिया जाएगा कि मीटिंग कंडक्ट हो गई है। इसी मीटिंग को बोला जाएगा कि एजीएम हो गया है। इसी के लिए तो अप्लाई कर रहे थे कि एजीएम कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो ये मीटिंग अगर कंडक्ट कर दे कंपनी ऑन द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल तो माना जाएगा कि दिस इज द एजीएम। रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ये दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, बड़ी कंपनीज, दिस इज एप्लीकेबल। दिस इज सेक्शन इज एप्लीकेबल इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग तो करना ही है, उसके साथ साथ रिपोर्ट ऑफ एजीएम भी फाइल करना है विद द आरओसी। द रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। साइन होगा, डेट होगा चेयरमैन का, और अगर वो साइन नहीं करते तो 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मतलब 3 लोग साइन करेंगे, 2 डायरेक्टर में से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर और एक होगा सीएस। तो कौन कौन साइन करेगा? अगर चेयरमैन साइन नहीं करता तो एक डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक सीएस। ये जो रिपोर्ट ऑफ एजीएम है इसमें क्या लिखा रहेगा? डे, डेट, आवर, वेन्यू ऑफ द एजीएम, कब, कहाँ, कैसे मीटिंग हुआ, कंफर्मेशन की अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, उनका नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, कंफर्मेशन ऑफ द कोडम कि कोडम आ गया था, मतलब एक पूरा समरी ऑफ द मीटिंग, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, कि सब चीज़ का कंप्लायंस हो गया था, पार्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी एडजर्नमेंट, अगर मीटिंग एडजर्न हुआ है, पोस्टपोन हुआ था, उसका वेन्यू चेंज हुआ, तो ये सारी चीज़ रिपोर्ट में देना होगा। फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स होना होगा। The copy of the report shall be filed with the registered in form number MGT 15. MGT 15 में देना होगा within 30 days from the conclusion of the AGM. 30 days के अंदर report of AGM has to be given to the ROC. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोर्ड कंडक्ट कर सकते, बोर्ड बुला सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना होगा, मतलब एनी मीटिंग अदर देन ईजीएम इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। या तो बोर्ड बुला सकते हैं खुद से ही कि ये डिसीजन के लिए ईजीएम बुलाते हैं, या फिर द बोर्ड शैल कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एट द रिक्विजिशन मेड बाय, अगर पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब अगर कंपनी है शेयर कैपिटल वाला तो सच नंबर ऑफ पर्सन्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो होल्ड करते हैं उतने सारे मेंबर्स बोलना होगा कंपनी को कि वी नीड टू होल्ड अ ईजीएम, तो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। विदाउट कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल वाला में 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, शेयर कैपिटल वाला में 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये लोग अगर बोले तब ईजीएम कंडक्ट करने के लिए बोल सकते हैं कंपनी को। प्रोसीडियर क्या होगा? रिक्विजिशन जो होगा इन राइटिंग होगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू द प्रपोज ईजीएम। जो ईजीएम का डेट वो लोग फिक्स किए हैं उससे एटलीस्ट 21 डेज पहले देना होगा नोटिस कंपनी को कि वी वांट द मीटिंग टू बी कंडक्टेड आफ्टर 21 डेज। डे, डेट, प्लेस और बताना होगा, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, कौन सा मैटर डिसाइड करना है, ये चीज़ नोटिस में देना होगा। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन है तो नोटिस में बताना होगा कि दिस इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास। सारे रिक्विजिशनिस्ट साइन करेंगे या फिर उनके बिहाफ में कोई एक जन साइन कर सकता है। प्रोवाइड्स दैट द बोर्ड इज टू प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग। बोर्ड ये प्रोसेस इनिशिएट कर देगा विद इन 21 डेज ऑफ रिसीविंग अ वैलिड रिक्विजिशन। आज रिक्विजिशन मिला, आज से 21 डेज के अंदर ये प्रोसेस इनिशिएट कर देना होगा कि मीटिंग बुलाना है, ताकि मीटिंग इज कंडक्टेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन। मीटिंग कंडक्ट करना है 45 डेज में, लेकिन कंपनी को प्रोसेस इनिशिएट करना है विद इन 21 डेज।
नोटिस सबको दिया जाएगा, सारे मेंबर्स को। विदिन 3 days ऑन विच द रिक्वेजिशन इज डिपॉजिट द रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन नहीं है कि 3 दिन के अंदर नोटिस देना होगा सारे मेंबर्स को कि ऐसा रिक्वेजिशन आया है ईजीएम का। If the board does not conduct the meeting within the stipulated time, requisitionists themselves can conduct the meeting within 3 months from the date of requisition. अगर कंपनी नहीं करते तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद से 3 मंथ के अंदर रिक्वेजिशन बुला मतलब मीटिंग कंडक्ट करवा लेगा। उनको सारा लिस्ट ऑफ मेंबर्स देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, सारा डिटेल्स कंपनी उनको देना पड़ेगा। कंपनी इज बाउंड टू गिव द लिस्ट ऑफ मेंबर्स एज ऑन द 21st day फ्रॉम द रिसीट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन मिलने के 21 डेज में उस डेट पे जितना लिस्ट ऑफ मेंबर्स था, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था, वो डेटा देना होगा, कंपनी देगा रिक्वेजिशनिस्ट को। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। एज ऑन 21st डे क्या स्टेटस था वो देना होगा विदिन 45 days। स्पीड पोस्ट पे दे सकते हैं नोटिस, रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। किसी को अगर गलती से देना रह गया तो दैट शैल नॉट इनवैलिडेट द मीटिंग, वो गलती नहीं माना जाएगा। और ये मीटिंग करवाने में जो एक्सपेंसेस हुआ है वो एक्सपेंसेस रिक्वेजिशनिस्ट कंपनी से ले सकते हैं। और कंपनी किससे रिकवर करेगा? जो डायरेक्टर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर था जिसने मीटिंग नहीं बुलाया उससे रिकवर करेगा, उसके सैलरी से। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे डायरेक्टर्स।